तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम है जी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यस। अब सर आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत बीएसटी में पढ़ा होगा पार्टनरशिप के बारे में। अब उस पार्टनरशिप की वहां पे आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी होगी, लेकिन अब उसके बारे में प्रॉपर प्रैक्टिकल हम पढ़ेंगे। आपकी जो क्लास 12th है इसके अंदर में 3 बुकें आपको मिलेंगी टीएस ग्रेवाल के हिसाब से अगर हम चले तो। टीएस ग्रेवाल में 3 बुकें हैं। पहली बुक पूरी की पूरी किसके ऊपर है? पार्टनरशिप बेस्ड ऊपर है ना। और बाकी जो अदर 2 बुक्स हैं वो पूरी की पूरी कंपनी बेस्ड है। सही है, यस। अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, फर्स्ट बुक जो है उसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर अभी हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस। अब चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स की कोई रिक्वायरमेंट लगती है, जो अभी मैं जिन नोट्स अभी कराने वाला हूं, तो वो नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक लिंक, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर हमने पार्टनरशिप के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन जरा सा याद नहीं है, तो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लें। क्या है? सबसे पहले तो पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ सर? पार्टनरशिप फर्म का मतलब हुआ कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में आगे बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं, तो उस तरीके के बिजनेस को या फर्म, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। करेक्ट है, यस सर। अब पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक एक्ट भी लगता था, जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। एक्ट का नाम क्या था? एक्ट का नाम था द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन ये एक्ट सारी की सारी पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर इंडिया में लगता है। ठीक है ना। कोई भी पार्टनरशिप के ऊपर कुछ भी चीजें होती हैं तो वो सारी कहां से आती हैं? पार्टनरशिप एक्ट से आती है। दैट इज दिस एक्ट। और अब कुछ लिमिट्स हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, ये सब कुछ। तो मिनिमम कितने होंगे? ऑब्वियसली 2। और सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं बच्चों 50। सर हमने तो पढ़ा था 100 होते हैं कहीं पे। अरे भाई तो एक चीज है, तो 100 की जो लिमिट है वो 100 की लिमिट दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। लेकिन सर ये 50 की जो लिमिट है, ये 50 की लिमिट कहां दी गई है? ये 50 की लिमिट दी गई है अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। ठीक है ना। तो ये कहां पर मिली है? रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। ये कंपनीज रूल्स क्या है? जो आपने पढ़ा होगा, एक कंपनीज एक्ट होता है, एक्ट का ही रूल होता है। तो एक्ट के रूल्स में ये डेफिनेशन, ये जो एक लिमिट दी गई है कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। ठीक है जी, यस। अब एक टॉपिक आता है छोटा सा, दैट इज पार्टनरशिप डीड। लेकिन पार्टनरशिप डीड से पहले हम एक चीज समझेंगे। अब देखो भाई, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, कहां पे? मतलब एक तरीके से फॉर्म करने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है? वो होता है भैया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, यस। अब एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जी अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्टेंस में लाना है, बेसिकली हमें फॉर्म करना है, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट लगता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, कि भाई अगर आप हो और मैं हूं, हम दोनों आपस में चाहते हैं कि भाई बिजनेस करें, तो हम कुछ ना कुछ कंडीशंस के ऊपर अपने पहले एग्रीमेंट रखेंगे। पहले हम अपने आपस में संतुष्टि लेंगे कि भाई हाँ, अगर हम प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। आप अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, ये सब चीजें हम डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। आप कितना कैपिटल पुट इन करोगे एक बिजनेस में, मैं कितना कैपिटल लगाऊंगा एक बिजनेस में। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, कहां पे लिखते हैं, या फिर कहां पे बेसिकली हम समझते हैं, वो सारी चीजें होती हैं एग्रीमेंट। अब अगर हमने ये सब चीजें डिसाइड कर ली, तो अगर हमने ये सब चीजें आपस में डिसाइड कर ली, तो उसको हम कह देते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, एक पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है ना। अब जो ये एग्रीमेंट होता है बच्चों, ये एग्रीमेंट 2 तरीके का हो सकता है। कैसा कैसा सर? ये एग्रीमेंट हो सकता है एक तो ओरल और एक हो सकता है रिटन। ठीक है, एक तो हो सकता है ओरल और एक हो सकता है रिटन।
अब ओरल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि भाई हम दोनों ने आपस में आए और आपस में आके हमने ऐसी मुंह जबानी कोई सारी की सारी बातें हमने बोल दी कि भाई हाँ इतना प्रॉफिट होगा तो इतने इस आपको इतना मिलेगा, मेरे को इतना मिलेगा, आपको इतनी सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जो भी है हमने डिसाइड कर लिया सब, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक ओरल एग्रीमेंट। अब एक चीज होती है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट क्या होता है जी, कि आपने सब चीजों को एक पर्चे पे उतार दिया, मतलब एक डॉक्यूमेंट फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। एक डॉक्यूमेंट फॉर्म कर दिया कि भाई सारी की सारी वो जो हमने समझौते करे थे आपस में, उन सब चीजों को एक लिखित रूप में रिटन फॉर्म में आपने सब कुछ लिख लिया, ठीक है ना। तो वो हो गया एक रिटन एग्रीमेंट। अब रिटन एग्रीमेंट को ही क्या कहा जाता है, रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है भैया पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्या कहता है बच्चों, वापस से पार्टनरशिप डीड। तो ओनली द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, सही है, यस। अब पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है, अब सोचिए खुद ही। एक तो एक चीज समझना, ये चीज लॉ में कहीं पर भी नहीं लिखी कि कंपलसरी है ओरल एग्रीमेंट या रिटन एग्रीमेंट। देयर इज ऑप्शन टू हैव ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। ये आपकी बुक में सेकंड पेज पे जो चैप्टर शुरू हो रहा है उस वहां से थर्ड पेज पे जो है पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन में लिखा हुआ है बाकायदा कि इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट, ठीक है ना। क्यों इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल सा ये है जी कि अगर आपके और मेरे बीच में आप कोई हम पार्टनरशिप चला रहे हैं, फ्यूचर में चल के कुछ विवाद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो रिजॉल्व कहां से होगा, क्योंकि हमने तो ओरल एग्रीमेंट करा था, हमने तो कहीं पे कुछ लिखा नहीं था। अब आप मुकर गए अपनी बातों से या मैं मुकर गया अपनी बातों से, तो कहां जाओगे, है ना। तो इस वजह से रिटन एग्रीमेंट ज्यादा प्रीफर करा जाता है ओवर ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। अब रिटन एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, वापस से एक बारी पार्टनरशिप डीड, ठीक है, यस। चलिए तो जरा हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स का आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप ये नोट्स जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप की ना डेफिनेशन दे रखी है, वो डेफिनेशन कहां दे रखी है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, यस। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट के 1932 में, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन between the persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। सर आपने बोला था कि अभी तो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस, लेकिन यहां तो सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, ये क्या बात होती है। तो देखो यहां पे प्रॉफिट इस वजह से लिखा है बिकॉज इट इंप्लाइडली मीन्ड दैट लॉस भी है उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, नहीं, हम चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो वो ऑब्वियसली इंप्लाइड मीनिंग है उसका कि प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा, और वो भी शेयर किया जाएगा पार्टनर्स द्वारा, ठीक है ना, यस। और ये वाली लाइन तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, तो इस वाली लाइन का कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम समझ लेंगे इसको आगे चल के, ठीक है जी, यस। तो एक दो चीजें वापस से रिपीट करेंगे आप लोग। सबसे पहले तो पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में आके बिजनेस करते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। ये कहां पे डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, जो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में लेकर आने के लिए उसको एग्रीमेंट लगता है। एग्रीमेंट की क्या जरूरत होती है, एग्रीमेंट जो है दो तरीके का हो सकता है, एक तो ओरल भी हो सकता है और एक रिटन भी हो सकता है। अब ओरल एग्रीमेंट है तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है या रिटन, रिटन ज्यादा प्रेफरेबल है। रिटन एग्रीमेंट को ही और क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड, सही है, यस। अब सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने देखा जैसे कि दो या दो से ज्यादा लोग हमेशा जरूरी हैं, तो यहां पर भी ये लिखा है 2 और मोर पर्संस। तो भैया 2 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है लिमिट, 50। अभी हमने देखा था ये 50 की लिमिट कहां दी गई है, ये 50 की लिमिट दी गई है रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 में, सही है, यस सर। ये आपकी बुक में भी आपके फीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यस। तो क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सके ऐसे लोग होने चाहिए। 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो क्या, कौन कौन है, एक तो है भैया माइनर, दूसरा पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा पर्सन है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अब सबसे पहले माइनर का मतलब समझेंगे।
तो सबसे पहले माइनर का मतलब समझेंगे। माइनर का मतलब क्या है? माइनर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा बेसिकली, यानी कि आप लोग जो कि 18 की उम्र क्रॉस नहीं हुई है, जिनकी जो 18 से छोटे हैं, वो पार्टनर्स नहीं बन सकते कभी भी, ठीक है ना। तो जिनकी उम्र अभी 18 नहीं है, जो कि 18 से छोटे हैं, ठीक है, यस। अब बात कर लेते हैं पॉइंट बी, दैट इज पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? कि जो कि दिमागी रूप से स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो ऐसे इंसान भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के तौर पे वर्क नहीं कर सकते, पार्टनर नहीं बन सकते, सिंपल है, यस। और थर्ड इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। इसका मतलब कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लॉ ने मना कर दिया कि भाई ये व्यक्ति जो है कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के तौर पे वर्क नहीं कर सकता, पार्टनर नहीं बन सकता, तो वो भी पार्टनर नहीं बन पाएगा कभी भी जीवन में। अब जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चीज बताई कि भाई ये जो 50 की लिमिट है, ये कहां पे लिखी हुई है? 50 की जो लिमिट है रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 में लिखी हुई है, ठीक है जी, यस। सर ये 100 की लिमिट भी है, हमने तो वैसे भी 100 की लिमिट पढ़ी थी बचपन में, 11th क्लास में बीएसटी में। तो बच्चों वो 100 की जो लिमिट है ना, वो 100 की लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दे रखी है, लेकिन 50 की लिमिट कंपनीज रूल्स ने दी है, और कंपनीज रूल्स बाद में आया था। और वैसे भी आपको मैं बता दूं एक चीज, छोटी सी लॉ की बातें हैं, थोड़ी सी लॉ की बात मैं बताता हूं आपको। जो भी स्ट्रिक्ट प्रोविजन होता है ना, अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर दो लॉ लग रहे हैं, तो जो भी स्ट्रिक्ट प्रोविजन होता है वो एप्लीकेबल होता है। अब यहां पे स्ट्रिक्ट कौन सा है? 50, तो हम कौन सा मानेंगे? 50, सही है। आप लोगों ने भले ही पढ़ा हो कि भैया वो 100 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 100 नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 होंगे, ठीक है, यस। अब सर अभी तो आपने बोला कि माइनर एक जो है पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन यहां क्या लिखा है? यहां पर लिखा है अ माइनर कैन बिकम पार्टनर। ओ, यहां पे माइनर लिखा हुआ है कि भाई माइनर तो एक पार्टनर बन सकता है, माइनर पार्टनर बन सकता है। इसका मतलब क्या कि हम गलत पढ़ा हमने? नहीं नहीं नहीं, पूरा तो पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? इन अ फॉर्म बट ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड नॉट फॉर शेयरिंग लॉसेस। कि भैया इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक पार्टनर है जो माइनर है, माइनर व्यक्ति जो है पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। अगर लॉस होगा तो उसको उसमें लॉस को बियर नहीं करना, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, लॉस होगा तो लॉस उसे नहीं मिलेगा। ये है माइनर। माइनर एक व्यक्ति जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन अगेन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए नहीं बन सकता, सिंपल है, यस। अब अगली बात आती है एग्रीमेंट। अब सर एग्रीमेंट, अभी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। एग्रीमेंट बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। यहां पर भी यही लिखा है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट और आइदर रिटन और ओरल। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है भाई? ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, यस। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। ये सब चीजें ठीक है। अब यहां से आप पढ़ेंगे, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, सही है, यस। तो बेसिकली आप पार्टनरशिप डीड के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना बच्चों। अब सुनिएगा, पार्टनरशिप डीड एक तरीके क्या है? एक तरीके का एक एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब वहां पे होता क्या क्या है? वहां पे क्या करते हैं हम, सारे के सारे पार्टनर्स का पूरा डिटेल्स लिखते हैं। पार्टनर्स की डिटेल्स होती हैं, पार्टनर्स की डिटेल्स के बाद पार्टनरशिप फर्म की डिटेल्स होती हैं। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, पूरी की पूरी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद कि भाई हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा, ये भी होता है। फिर उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो वो एक पार्टनर को, हर एक पार्टनर को कितना कितना कैपिटल मिलेगा, उसका रेट लिखा होता है, उसका रेट, ठीक है ना, परसेंटेज में, ठीक। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि भाई अगर किसी पार्टनर ने पैसा निकाला बिजनेस में से तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, फर्म उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो भी हम यहां पर लिखते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा? अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा या सैलरी मिलेगी तो कितना मिलेगा, वो भी हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं,
ठीक है, यस। अब एक और चीज आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई अगर पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा अमंग पार्टनर्स, तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यस। तो ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा शायद, तो समझिए थोड़ा सा इसके बारे में। बेसिकली आप 11th में हम क्या करते थे, 11th में बस एक ही व्यक्ति होता था, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ करता था वो उसका होता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग लोग होते हैं, ज्यादा लोग हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा अगर 100 रुपए कमाए तो वो 100 रुपए बटेंगे जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, तो ठीक है ना। तो अगर 120 रुपए कमाए तो हो सकता है 50 और 70 मिले, ठीक है। हो सकता है भाई 30 मिले, तो ऐसे करके कोई भी रेशियो हो सकता है जिस रेशियो में वो प्रॉफिट बट रहा हो अमंग द पार्टनर्स, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, अब समझिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, एब्सेंट बोले तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, एब्सेंट बोले तो कि भाई हमने वो पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं रखी, या फिर ओरल एग्रीमेंट कर रखा है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके वो क्या है, साइलेंट। अब ये साइलेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पूरी की पूरी पार्टनरशिप डीड बनाई, लेकिन हमने उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं डिसाइड करा, हमने कुछ भी डिसाइड नहीं करा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, किसी टॉपिक को लेके जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, ठीक है ना, कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ पता ही नहीं हमें कि किस रेशियो में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है ना। तो अब ऐसा अगर कोई सिनेरियो होता है, एब्सेंट या साइलेंट, ऐसा कोई सिनेरियो होता है, तो उस टाइम पे हम किसके पास जाते हैं? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, फिर कुछ भी हमें पूछना होता है, तो किसके पास जाएंगे? हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं है ना, तो किसकी सुनी जाएगी? बोलो बोलो। तो उस टाइम पे बच्चों किसकी सुनी जाएगी? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो किसकी सुनी जाएगी भाई? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये है कहानी। अब यही लिखा हुआ था, जरा वापस से हम पढ़ेंगे नोट्स में चल के। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, देन द प्रोविजंस of the Indian Partnership Act in 1932 are levied or applicable or comes into effect। सही है ना, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो या फिर पर्टिकुलर पॉइंट को लेके साइलेंट है, तो उस टाइम पे किसकी सुनी जाती है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। सिंपल है बात। यस, अब सर ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे कहता क्या है, तो जरा ये भी पढ़ लेते हैं, आ जाइए। सबसे पहले तो बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर्स, कि भाई नॉट अलाउड, ठीक है। यस, फिर उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कहता है कि भैया नॉट चार्ज्ड। फिर उसके बाद सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन के लिए भी कहा जाता है कि भाई ये भी पार्टनर को हम नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो हम ये भी पार्टनर को नहीं देंगे, नॉट अलाउड, ठीक है। और एक चीज आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा बोला गया? इक्वली, कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड में हमने रेशियो डिसाइड नहीं कर रखा तो उस टाइम पे हम क्या रेशियो मान के चलेंगे? इक्वली। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर है। अब 3 पार्टनर में से उनका रेशियो हमने पहले से डिसाइड कर रखा था 3:2:1, ठीक है ना। मतलब अगर 6 रुपए कमाएंगे तो 6 रुपए में से 3 रुपए ए का, 2 रुपए बी का और 1 रुपए सी का। अब इसकी कैलकुलेशन जरा सी देखते हैं, कैलकुलेशन देखेंगे जरा। मान लीजिए ये हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि भाई प्रॉफिट हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ 1200 रुपए का, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? बोलो। तो इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। आपने ये तो सीखा होगा, रेशियो में डिवाइड करना आता ही नहीं आता? देख लो फिर।
सबसे पहले तो 3 है, तो 3, फिर 2, फिर 1। अब अपॉन में क्या लगाते हैं, 3 + 2 + 1 यानी कि 6, 6 और 6। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है भैया, तो रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो जरा कितना आएगा, 200 रुपए आएगा क्या, 200 रुपए इंटू 2 400, 200 रुपए इंटू 2 सॉरी 200 रुपए इंटू 3 नहीं, 200 रुपए इंटू 3 600, 200 रुपए इंटू 2 400 और 200 रुपए इंटू 1 200। तो इस तरीके से प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो जाएगा हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये रेशियो नहीं दिया होता, मुझे ये रेशियो नहीं दिया होता, तो मैं क्या करता, मैं अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड करता, यानी इक्वली। इक्वली का मतलब क्या है, अगर 3 पार्टनर है तो इसका मतलब 1:1:1। सही है, यस। तो इस केस में क्या होता, प्रॉफिट कितना कितना मिलता, प्रॉफिट इनको मिलता 1200 इंटू 1/3 ईच, क्योंकि सेम ही होता ना तीनों के लिए, तो उस टाइम पे कितना हो जाता प्रॉफिट, 400 रुपए सबका, 400 रुपए ए को, 400 रुपए बी को, 400 रुपए सी को, तो इस तरीके से 1200 रुपए डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। अब ये कब होता, जब अगर पार्टनरशिप डीड में, या तो पार्टनरशिप डीड में कुछ ना लिखा हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, या फिर पार्टनरशिप डीड में बनाई ही ना हो, एब्सेंट हो, ठीक है, यस। तो अब एक टॉपिक आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली क्या है कि भाई अगर इसमें दो चीजें हो सकती हैं, कि एक तो पार्टनर ने फर्म को दिया लोन, ठीक है ना, और एक हो सकता है कि भाई फर्म ने पार्टनर को दिया हो लोन, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज बन सकते हैं। सबसे पहले अगर पार्टनर ने फर्म को दिया लोन, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है। तो अब इस केस में कायदे से फर्म को देना चाहिए इंटरेस्ट, क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए, यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा था कि आपने कि फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, तो यहां पे पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जी आपको फर्म जो है इंटरेस्ट देगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है बच्चों, यस। अब अगर सेकंड केस आता है हमारे पास, सेकंड केस आता है कि जी फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, ठीक है ना, तो पार्टनर को कायदे से इस केस में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए फर्म को, यस। अगर पार्टनरशिप रेट में आपने डिसाइड कर रखा है कि इस रेट से देना है तो इस रेट से देंगे, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर रेट डिसाइडेड नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें जो हमारा पार्टनर है उसको फर्म को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हमारा एक्ट कहता है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। सिंपल है बात, यस। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है सर, याद रखने वाला केस है ऊपर वाला, कि भाई अगर पार्टनर ने फर्म को दिया लोन तो फर्म इंटरेस्ट देगी उसको कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम। वापस से एक बार, कितने परसेंट से, 6% पर एनम के हिसाब से, सही है, यस। सिंपल है बात, यस। तो जी अब अगला पॉइंट है हमारे पास लॉफुल बिजनेस। अब लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है कि भाई आप अगर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, बेसिकली ये तो हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं हो रही। पार्टनरशिप फर्म हो, कोई बिजनेस हो, आपका बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब लीगल होना चाहिए लॉ की नजरों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप कोई ड्रग्स का डीलिंग करने लग रहे हो या फिर आर्म्स डीलिंग कर रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है ना। द बिजनेस शुड बी लॉफुल, करेक्ट है। ये क्या लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू अ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड हो सकता है, वोकेशन हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है। प्रोफेशन बोले तो सर प्रोफेशन जैसे टीचिंग, मैं टीचिंग कर रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये भी क्या है, एक तरीके का लॉफुल बिजनेस है, करेक्ट है, यस। अब अगर आप बात करें कि चैरिटेबल क्लिनिक चलाने की बात हो रही है, तो चैरिटेबल क्लिनिक चलाने की बात हो रही है, तो उस पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप फर्म ऑक्यूपाई बना नहीं सकते, इसमें नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सर उसके लिए एक अलग टाइप की फर्म्स होती हैं, अलग टाइप का बेसिकली कंपनी होती है, दैट इज नोन एज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ के चलनी है कि जी चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर चैरिटेबल क्लिनिक है या फिर कोई डोनेशन दान दक्षिणा एनजीओ वगैरह खोलना है आपको, तो उसके लिए आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन क्या कहता था, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। अब अगर आप चैरिटेबल कुछ कर रहे हैं, चैरिटेबल दान दक्षिणा वाला कुछ धंधा कर रहे हैं, तो वहां पे तो प्रॉफिट की बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। इस वजह से पार्टनरशिप फर्म आप उस चीज के लिए नहीं बना सकते, ठीक है, यस।
अब बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हमने बात कर ली है कि भाई अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्लियर कट दे रखा है तो ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर दे रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में आपने डिसाइड नहीं कर रखा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो उस केस में क्या बोला गया, उस केस में क्या बोला गया कि जी पार्टनरशिप, उस केस में कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी क्या, इक्वली। ठीक है ना, जरा यहां पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द एग्रीमेंट ऑफ बिटवीन अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट एसेंशियल दैट द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेज ऑल्सो। अब इसमें हो सकता है कि भाई किसी पार्टनर को हम ए बी सी अगर मान लीजिए पार्टनर्स हैं और ए को हमने बोल दिया कि भाई ए जो पार्टनर है ना उसको अगर हमें लॉस होता भी है तब भी उसको लॉस नहीं होगा, तब भी उसको शेयर नहीं करना, ये पार्टनरशिप डीड में अगर हमने लिख दिया तो उस केस में हम ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पार्टनर को फिर शेयर करना पड़े लॉस। ठीक है ना, ये चीज। अब और एक और चीज हमने पढ़ी ली थी पहले कि भैया माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड नॉट फॉर लॉसेज। वापस से वही लाइन हमने रिपीट करी है कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप में आ सकता है एज अ पार्टनर, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में भागीदारी मिलेगी, लॉसेज में उसको लॉस उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, यस। द लास्ट बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। अब हो सकता है कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर है या फिर आप, मैं और एक और कोई व्यक्ति, आपका दोस्त वगैरह, आपका साथ में हम 3 लोग जो है पार्टनरशिप में। अब सारा, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, आप भी बहुत बिजी रहते हो, आपका सारा का सारा काम जो है वो सारा दोस्त कर रहा है आपका। ठीक है ना, वो पार्टनर जो तीसरा पार्टनर, थर्ड पार्टनर, वो सारा का सारा काम देख रहा है। हम दोनों पार्टनर जो है काम में हाथ नहीं डालते पार्टनरशिप के। ठीक है ना, पार्टनर तो है लेकिन हम बिजनेस में पार्टनरशिप में जो है धंधा नहीं देखते, हम काम नहीं करते। तो वो अकेला व्यक्ति जो है वो थर्ड पार्टनर जो है वो सारा का सारा काम देखता है, तो वो हमारे बिहाफ पे वो सारा का सारा काम कर रहा है। ठीक है ना, अगर उसने कोई लायबिलिटी क्रिएट करी, अगर इसने किसी से कुछ गुड्स वगैरह परचेज करे उधार पे, तो क्या उस केस में हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी? तो ये आंसर इज यस, हम भी लायबल हो जाएंगे जिससे भी उसने वो गुड्स परचेज करेंगे उधार पे। समझ आ रही बात? तो उसके एक्ट की वजह से हम बाइंड हो जाते हैं, उसके एक्ट की वजह से हम क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने का मतलब हम भी लायबल, हमारी भी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। यस, तो जरा पढ़िएगा, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स। इन अदर वर्ड्स, पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स। अभी इसके बारे में 2 वर्ड जो हमने पढ़े, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। एज एन एजेंट, द पार्टनर रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड्स, क्या वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स। इसका मतलब कि भैया अगर जैसे वो जो हमारा थर्ड पार्टनर था, सी जो व्यक्ति था, वो सारे के सारे काम कर रहा था। अब उसने अगर किसी से गुड्स परचेज करें उधार पे, तो वो जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो सिर्फ उसके अकेले पे नहीं हुई है, वो पूरी फर्म के, यानी हम तीनों पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है ना, तो वहां पर उसने जो काम करा वो किसके तौर पर करा, एज एन एजेंट, मतलब उसने एक तरीके से हमारे बिहाफ पे काम करा। तो हम उस केस में क्या हो गए, हम दोनों क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए, और वो जो थर्ड पार्टनर था वो क्या हो गया, एजेंट। मतलब समझ आया? मतलब फिर से कि एजेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे बिहाफ पे कुछ काम कर रहा है और उसके बदले, उसकी वजह से, उसके कुछ कृत्य की वजह से, उसके कुछ एक्शंस की वजह से हम भी लायबल हो रहे हैं, हमारी भी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, हम भी बाइंड हो रहे हैं। तो उसको कहते हैं हम कि जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। इसी वजह से बोला भी जाता है कि पार्टनर्स के बीच में हर एक पार्टनर जो है एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल का काम करता है। कि मान लीजिए मैंने भी अगर कोई काम करा तो मेरी वजह से तुम दोनों पार्टनर्स जो होंगे वो क्या हो जाओगे, लाइबल हो जाओगे, बाइंड हो जाओगे। या फिर आपने कुछ करा, कोई ऐसा एक्शन करा, तो उसकी वजह से मैं और वो जो आपका दोस्त था वो भी क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। समझ आ रही बात? यस। तो ये चीज है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में। सिंपल है बात? यस। As a principal, he is bound by the act of other partners. Simple? Yes sir. चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज आई होप आपको ये वीडियो पूरी की पूरी पसंद आई होगी। ये पूरी की पूरी वीडियोस, पूरा का पूरा चैप्टर हम धीरे धीरे ऐसे ही पूरा यूट्यूब पे कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करनी चाहिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।